नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर संसार एक पुस्तक है। तो इस पाठ को लिखा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ये पाठ एक पत्र के रूप में है, जो पत्र उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा जी को लिखे थे जब वो स्कूल के दिनों में, यानी कि बोर्डिंग स्कूल में जब वो रह रही थी मसूरी के किसी। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में, इस पाठ में अभी तक देखा कि उन्होंने कहा है कि तुम अभी तक जब तक मेरे साथ रहती थी तो तुम मेरे साथ रहकर मुझसे बहुत सारे प्रश्न किया करती थी, मुझसे बहुत सारे सवाल किया करती थी और मैं उन सवालों का जवाब दिया करता था। यानी कि मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता था इस समाज के बारे में, इस देश के बारे में, इस दुनिया के बारे में। तो उन्होंने कहा लेकिन अभी तुम मुझसे दूर हो, पर तुम्हारा फिर भी आज भी जहां तुम रह रही हो इस देश के बारे में और जहां तुमने जन्म लिया है और कैसे ये धरती बनी, ये संसार, इस समाज के बारे में जानने का तुम्हें पूरा हक है। तो मैं तुम्हें इनकी छोटी छोटी एक कथाओं के रूप में मैं तुम्हें ये सारी चीजें बताऊंगा। तो किस तरह से उन्होंने यहाँ पर सारी चीजें बताई थी, हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था इन सारी बातों को। तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर हिंदुस्तान और इंग्लैंड का जो कुछ हाल है वो उन्होंने यहाँ पर बताया था। और साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है, अगर तुम्हें दुनिया का हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और सब जातियों के बारे में जानना होगा। अगर तुम्हें दुनिया के बारे में जानना है तो पूरी दुनिया में रहने वाले जितने देश हैं, पूरी दुनिया में रहने वाली जितनी जातियां हैं, उन सब के बारे में जानना होगा। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर कहा था कि जो इन सब में बसी हुई है। और उसके बाद उन्होंने बताया था कि मैं इन लेटर्स के माध्यम से, इन खतों के माध्यम से तुम्हें थोड़ी थोड़ी बातें ही बता सकता हूँ। क्यों बता सकता हूँ थोड़ी थोड़ी बातें? क्योंकि देखिए पत्र जो होते हैं, पत्र लेखन भी मैं आपको कराऊंगी। मैंने आपको बताया था कि पत्र में हम कोई भी अनावश्यक बातों को नहीं लिखते हैं, लेकिन वो तो जानबूझकर अपनी बेटी को ये सारी बातें बताना चाहते हैं, संसार के बारे में बताना चाहते हैं, विश्व के बारे में बताना चाहते हैं, धरती के बारे में बताना चाहते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे आशा है कि इन थोड़ी थोड़ी बातों को भी तुम बहुत ज्यादा शौक से पढ़ोगी और वो कहते हैं कि तुम इन्हें समझोगी भी कि दुनिया एक है और दूसरे जो इसमें आबाद हैं वो सब हमारे भाई बहन हैं। यानी कि सब हमसे ही, बिल्कुल एक धरती जो बनी हुई है उसमें जितने भी लोग रहते हैं वो सब हमारे जैसे ही हैं। और इस तरह से उन्होंने यहाँ पर कहा था कि अभी तुम इस तरह से जान लो इस दुनिया के बारे में, क्योंकि बड़े होके तो तुमने फिर मोटी मोटी किताबें पढ़नी ही है, सारा हाल तुम्हें जानने को मिलेगा ही। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर काफी सारी बातें बताई थी और यहाँ पर बताया था कि तुम इतिहास की किताबों में पढ़ सकती हो। यानी कि कैसे ये दुनिया बनी, कैसे ये दुनिया जब बनी थी तो उस समय पर यहाँ पर कोई भी जानदार चीज नहीं थी। यानी कि कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसमें प्राण थे, जिसमें जान थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने आपको बताया था किस तरह से इस धरती का विकास हुआ, कैसे ये धरती बनी, क्योंकि सूर्य जो है एक आग का धधकता हुआ गोला था और धीरे धीरे वो ठंडा हुआ और उसके बाद फिर बहुत लाखों करोड़ों वर्षों तक यहाँ पर भारी वर्षा होती रही। और फिर वो वर्षा का पानी जब धीरे 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 जो थोड़ा ऊंची उठी हुई जगह थी वहां से जब वो पानी धीरे धीरे सूखता रहा तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जो पानी सूखा तो उसमें धीरे धीरे जो काई जमी, उसमें कुछ माइक्रोब्स, कुछ बैक्टीरिया उत्पन्न हुए और धीरे 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 जो जानवर थे, एनिमल्स, पहले यहाँ पर केवल एनिमल्स रहते थे और उन्हीं में एक प्रकार का जो जीव था उसको आदि मानव कहा जाता है। आदि मानव यानी कि पुराने समय का जो मनुष्य था। तो वो कैसा था उसके बारे में भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से वो आदि मानव जो है
यहाँ पर रहता था और वो किस तरह से शिकार करता था, किस तरह से अपना भोजन बनाता था, किस तरह से वो जंगल में जानवरों की तरह, एनिमल्स की तरह वो रहता था, यानी कि कोई भी उसका फिक्स घर नहीं था। वो गुफाओं में, कंदराओं में रहा करता था। और कैसे उसने पका हुआ मांस खाना, ये आपने अपनी साइंस की बुक में जरूर पढ़ा होगा। मानव विकास, आपका जो चैप्टर है मानव विकास, मनुष्य का विकास कैसे हुआ, उस पार्ट में आपने पढ़ा होगा। तो इस तरह से यहाँ पर बताया है कि ये खुशी की बात है कि उस जमाने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ चीजें ऐसी हैं। तो ये चीजें हमें कैसे पता चली, ये बातें हमें कैसे पता चली, यहाँ पर जैसे कि बताया है कि ये सारी चीजें, अगर देखिए हम सोच कर तो ये सारी चीजें नहीं कर सकते कि अगर हमने सोच ली और फिर उसके बाद हमने लिख लिया, तो इतनी सारी चीजों के बिना, यानी कि जब कोई किताब नहीं थी, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो इस चीज का एक रिकॉर्ड रख सके, तो अब हम ये चीजें कैसे जानते हैं, इस बारे में उन्होंने बताया कि बिना देखे ही कहानी गढ़ ली जाए, ठीक वैसे ही हो सकती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं। यानी कि भले ही हमारे पास किताबें ना हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हमें अभी भी वो सारी बातें पता चलती हैं, वो सारी बातें हमें मालूम होती हैं। क्या है वो चीजें? जितना किसी किताब में होती है, ये पहाड़, ये समुद्र, ये सितारे, ये नदियां, ये जंगल, ये जानवरों की पुरानी हड्डियां, ये सारी चीजें हमें कौन बताता है? ये सारी चीजें हमें इस धरती पर मौजूद जो प्राकृतिक चीजें हैं, प्रकृति से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, वो हमें ये सारी बातें बताती है। तो देखिए किस तरह से हमें ये धरती, ये पूरा एक तरह से पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये समुद्र, ये नदियां, ये जानवर, कैसे हमें इस पुरानी पूरी गाथा को बताते हैं, इस पूरी गाथा को दिखाते हैं। देखिए जो इस तरह की चीजें हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का ये पुराना हाल जो है वो मालूम हो जाता है, पुराना हाल जो है वो पता चलता है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं कि हम दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें। देखिए अगर आपको हाल जानना है तो इसका अर्थ ये नहीं, यानी कि अगर आपको पुराने समय के बारे में जानना है, पुराने टाइम के बारे में जानना है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप किसी की किताब पढ़ लें, किसी के द्वारा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज को ऐसे नहीं लिखता, वो बहुत मेहनत करता है, उसके पीछे वो रिसर्च करता है, वो खोज करता है और उसके बाद ही वो कुछ लिखता है। तो यहाँ पर बताया कि मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ें, बल्कि हमें खुद इस संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना होगा। देखिए कितनी सुंदर यहाँ पर बातें लिखी गई है, उन्होंने अपनी पुत्री को कितनी सुंदर बातें बताई है कि हमें दूसरों की लिखी किताब को नहीं, बल्कि इस संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना है। और तब वो कहते हैं कि मुझे आशा है कि पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। कि जब तुम पत्थरों को पढ़ोगी, जब तुम पहाड़ों को पढ़ोगी, तो थोड़े दिनों में ही तुम उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मजे की बात है, सोचो ये कितने मजे की बात है कि छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो, शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। देखिए कितनी सुंदर चीजें यहाँ पर बताई है। अब आप क्लास 6 के बच्चे हैं और मुझे लगता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत ज्यादा उनकी कल्पना शक्ति जो है मजबूत होती है। आपसे भी जो छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा कि वो अपने आप इमेजिन कर लेते हैं कि वो उड़ रहे हैं, वो चल रहे हैं,
वो खा रहे हैं, वो स्पेस में है, वो बहुत सारी चीजें बच्चे इमेजिन करते हैं और उसी तरह से वो अपने आप में अकेले अकेले खेलते रहते हैं। आपने देखा होगा और कुछ टाइम पहले तक आप लोग भी इस तरह से करते होंगे। तो यहाँ पर जो चाचा नेहरू जी हैं वो अपनी पुत्री से कह रहे हैं कि अगर, अब मैंने आपको क्लियर कर दिया कि संसार के बारे में जानना, अगर आपको संसार के बारे में जानना है, अगर आपको देश के बारे में जानना है, अगर आपको विभिन्न जातियां जो इस पूरे संसार में है उनके बारे में जानना है, तो आपको किसी की लिखी हुई किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है कि ये जो संसार की बातें हैं जो इन लोगों ने लिखी है, इन्होंने भी तो कुछ रिसर्च करके लिखी है, इन्होंने किसी किताब से थोड़ी ये चीजें पढ़ी है, या इन्होंने किसी का लिखा हुआ थोड़ी यहाँ पर अपनी किताब में लिखा है। इन्होंने इस पृथ्वी पर रिसर्च किया है, इस जगह पर खोज की है, उसको पढ़ने की कोशिश की है, उसको समझने की कोशिश की है और अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने वो पुस्तक लिखी है। तो यहाँ पर वो अपनी बेटी को बता रहे हैं कि तुम्हें इस संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना है, तुम्हें दूसरों की लिखी हुई चीजों को नहीं पढ़ना है। खुद से पहले चीजों का पर रिसर्च करो, उनको अनुभव करो और उसके बाद उसको लिखो या उसके बाद उसको पढ़ो। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि संसार रूपी पुस्तक को तुम्हें खुद पढ़ना होगा, यानी कि क्या चीज तुम्हें बताते हैं पेड़, क्या चीजें, क्या बातें बता रही हैं नदियां, क्या बातें बता रहे हैं तुम्हें पहाड़, क्या बातें बता रहे हैं तुम्हारे यहाँ के कंकड़ पत्थर, क्या बातें बता रहा है तुम्हारा रेतीला रेगिस्तान, क्या बातें बता रहा है तुम्हारा इतना गहरा समुद्र। तुम्हें हर एक चीज पर क्या करना है, रिसर्च करनी है, खोज करनी है, उसको पढ़ने की कोशिश करनी है। तो उन्होंने कहा कि सोचो कितने मजे की बात है, जिस रोड़े को रोड साइड पड़ा हुआ एक रोड़ा है और आप उसके साथ खेलते हुए आगे बढ़ रहे हो, कहीं पर भी पड़ा है और अब तुमने अगर उसको उठा लिया और तुम ये सोचो कि ये कोई पत्थर नहीं है, ये संसार रूपी पुस्तक का एक पृष्ठ है। यानी कि आपने कोई भी टॉपिक उठा लिया इन सब में से, चाहे पहाड़ उठा लिए, चाहे नदियां उठा ली, चाहे रेगिस्तान उठा लिया, चाहे एक तरह से बर्फ उठा ली, चाहे पानी उठा लिया, एनवायरमेंट से जुड़ी हुई, संसार से जुड़ी हुई कोई भी चीज अगर तुमने उठा ली, यानी कि उस पर तुमने रिसर्च करना शुरू कर दिया, तो तुम्हें कुछ ना कुछ चीजें जरूर मिलेंगी। यानी कि वो क्या है, संसार रूपी पुस्तक का एक पृष्ठ है जिसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है और तुम्हें शर्त यही है कि तुम्हें उसको पढ़ना आना चाहिए, तुम्हें उस चीज को समझना आना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई है, अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर बताई है अपनी बेटी को इस संसार के माध्यम से। अब देखिए, अभी तक उन्होंने संसार को जानने की बात की। अब देखिए ये चीज मैंने आपको बताई यहाँ पर अभी खड़े होकर कि संसार का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये क्या है, ये हमने पढ़ी हुई है, ये हमने सुनी हुई है, लेकिन अगर हमें कुछ और भी जानना है, अगर आप मेरी किसी भी बात को, जैसे मैंने अभी यहाँ पर ऐसे बोला कि इस तरह से हुआ, ऐसे हुआ, तो मैंने ना तो कहीं से पढ़ा, इसको कहीं किसी ऐसी बुक में लिखा हुआ है, ना किसी के मुंह से। तो ये सारी चीजें क्या है कि जो लोग अभी चल रही है बातें, जो प्रथा चल रही है, जो एक लगा कि इस तरह से हुआ होगा, तो सबने वही चीजें अब अनुकरण करना शुरू कर दिया। लेकिन हम इस पर सवाल उठा सकते हैं, इस बात पर सवाल उठा सकते हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा कैसे हुआ। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें खुद उस पर रिसर्च करनी होगी, हमें खुद से उसको पढ़ना होगा, हमें खुद से उस पर और ज्यादा गहरे तरीके से अध्ययन करना होगा। अब देखिए ये तो संसार को जानने की बात हो गई। अब देखिए जानना अगर है तो उसके लिए यहाँ पर क्या बताया है कि कोई जबान, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें अक्षर सीखने होते हैं। यानी कि आपको अगर कोई भी भाषा सीखनी है, कोई भी भाषा सीखनी है, चाहे आपको उर्दू सीखनी है, चाहे आपको हिंदी सीखनी है, चाहे आपको अंग्रेजी सीखनी है, तो सबसे पहले आपको क्या किया जाता है,
अक्षर सिखाया जाता है। यानी कि अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में जब आप छोटे होते हैं तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट ऐसा नहीं सिखाया जाता है कि चलो लिखो मेरा नाम मोहन है, कभी भी नहीं कहते। स्कूल आते ही आपसे ऐसा कोई नहीं कहता कि चलो अपना नाम लिख के दिखाओ। आपको सबसे पहले सिखाते हैं कि आप जो बोल रहे हैं स्वर, ठीक है, स्वरों का ज्ञान कराया जाता है कि आप जो अपने मुख से ध्वनि निकाल रहे हैं। यानी कि बच्चा, जब एक छोटा बच्चा, आपने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा बोलना सीखता है वो कभी भी डायरेक्ट नहीं बोलता, डायरेक्ट वो नहीं बोलता। उसको पता नहीं है कि मम्मा बोलना है, मम्मी बोलना है, माँ बोलना है, तो कहाँ अंक की बिंदी लगानी है, कहाँ आ की मात्रा लगानी है, कहाँ पर क्या करना है, उसको ये कुछ नहीं पता है। अगर वो मम्मी भी बोल रहा है तो वो उसको नहीं पता कि माँ लिखना है, फिर आधा माँ होता है, फिर माँ होता है, फिर उसमें बड़ी की मात्रा लगती है, उसको ये कुछ नहीं पता। लेकिन वो अपने आसपास के लोगों को बोलते हुए सुनता है कि इस व्यक्ति को ये कहा जाता है, तो वो उसको बोलने का, उच्चारण करने की कोशिश करता है। तो वो पहले स्वर जो उसके मुंह से ध्वनि निकलती है, अगर उसको मम्मा बोलना है या मम्मी बोलना है या पापा बोलना है तो वो क्या करता है, पहले माँ मम 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 माँ का स्वर निकालता है ना। तो कोई भी भाषा अगर हमें सीखनी है तो हमें पहले उसके अक्षरों का ज्ञान होना जरूरी है। पहले हमें स्वर सिखाए जाते हैं, फिर व्यंजन सिखाए जाते हैं, यानी कि पूरी वर्णमाला, अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो पूरी वर्णमाला का ज्ञान हमें कराया जाता है। इसी तरह से अगर हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी में आपसे डायरेक्ट नहीं कहा जाता चलो अंग्रेजी में अपना नाम लिखो, माय नेम इज जो भी है, कभी भी आपको पूरा नाम ऐसे नहीं लिख। आप स्कूल आते हैं, आपको अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं, लेटर्स होते हैं, उनको लिखना सिखाया जाता है। चलिए ए लिखिए। अब ए भी कैसे, अब अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपको अ लिखना सिखाया जाता है कि कैसे आप लिखेंगे। पहले आप इस तरह से लिखेंगे, फिर आप इस तरह से लिखेंगे, फिर आप इस तरह से मात्रा इस तरह के लिखेंगे, फिर आप ऐसे सीधी लाइन खींचेंगे। तो पहले लाइन खींचना सिखाया जाता है, फिर आपको इस तरह से कोई भी स्वर लिखना बताया जाता है। तो अंग्रेजी में भी बिल्कुल वही होता है। पहले आपको लाइन सिखाई जाती है कि आप एक स्लांटिंग लाइन खींचिए, फिर एक स्लांटिंग लाइन खींचिए, फिर एक स्लिपिंग लाइन खींचिए। तो इस तरह से आप बना देते हैं ए। तो इस तरह से कोई भी अगर भाषा आपने सीखनी है उसके लिए आपको अक्षर सीखने होते हैं। तो इस तरह से अगर आपको प्रकृति के अक्षरों को पढ़ेंगे, यानी कि अक्षर क्या है प्रकृति के, प्रकृति के अक्षर है, प्रकृति में जो चीजें हैं वो सारे प्रकृति के अक्षर हैं। आप छोटी 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 चीजों पर निरीक्षण कीजिए। अगर आप मिट्टी के बारे में जानते हैं तो मिट्टी ही कई प्रकार की होती है। अगर आप पानी के बारे में जानते हैं तो पानी भी कई प्रकार की होती है। अगर आप गैसों के बारे में जानेंगे तो गैसें भी कई प्रकार की होती है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पहले अक्षर ज्ञान लेना है, यानी कि आपको प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। तो उन्होंने क्या कहा है कि इस तरह से पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तब तुम्हें उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगे। और उसके बाद पहले आप छोटी 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 चीजों का अध्ययन करेंगे और उसके बाद फिर इस पूरी कहानी को उन पहाड़ों की किताबों से, नदी की किताबों से, पेड़ों की किताबों से, झरनों की किताबों से तुम उस प्रकृति के बारे में पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो, शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। देखिए जब आप क्लास 6 में चले जाते हैं तो आपके जो सब्जेक्ट होते हैं, फिर साइंस आपका अलग हो जाता है और उसके बाद आपका एसएसटी जो है जिसमें आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशल साइंस, ये सारी चीजें आती है। तो धीरे 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 क्या होता है कि आप सारी चीजें पढ़ना, एक तरह से चीजों के बारे में जब आप कहीं पर पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये बात लिखी गई है तो अब मुझे इस पर रिसर्च करनी है कि ये बात क्यों लिखी गई है, कब लिखी गई है, कैसे लिखी गई है। तो उस पर आपको अब अपना अध्ययन करना है खुद का। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? तो वो अपनी पुत्री से प्रश्न कर रहे हैं
कि जब तुम रोड में पड़ा हुआ एक छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा यानी कि पत्थर देखती हो, तो ये तुम्हें कुछ नहीं बतलाता यह कैसे गोल, चिकना, चमकीला हो गया और उसके खुरदुरे किनारे या कोने का क्या हुआ। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदुरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? देखिए, अगर एक रोड़ा है छोटा सा गोल, आपने देखा होगा नदियों के जो पत्थर होते हैं, नदी का जो पत्थर होता है वो कैसा होता है? एकदम गोल होता है। तो क्या वो पहाड़ से गोल ही आया था? क्या वो इस धरती पर गोल ही हुआ था? कैसे वो गोल हो गया? क्या 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 ये रीजन है कि वो गोल है? अगर आप एक चट्टान लो अभी और उसके टुकड़े करो, उसे तोड़ो, तो क्या जो आपके टुकड़े होंगे वो गोल गोल होंगे? तो ये कैसे गोल हो गया? ठीक है, फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम आंखों से देखें और कानों से सुने तो तुम्हें उसी के मुंह से कहानी सुन सकती हो। वह तुम्हें कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो गए, एक दिन वह भी चट्टान का टुकड़ा था। अब देखिए, उसको जब आप उठाओगे तो आप उसे देखोगे, उसे समझोगे, तो वो खुद ही अपनी कहानी कह डालेगा कि एक दिन जब वो चट्टान से टूटा था तो वो खुद भी एक नुकीला सा पत्थर का टुकड़ा था। तो ये कैसे हो गया? ये कैसे हुआ? देखिए, क्या होता है, हम सब उत्तराखंड से हैं और उत्तराखंड में जितनी भी नदियां हैं वो सब पहाड़ों से निकलती है, पहाड़ों से निकलकर मैदानों की ओर बहती है। तो जो नदियां पहाड़ों से निकलती हैं वो अपने साथ पहाड़ों का कुछ मलबा, जैसे कि पत्थर के टुकड़े, मिट्टी, चट्टान के टुकड़े, ये सारी चीजें बहाकर लाते हैं। और ये आज से नहीं, ये सदियों से ये चीजें हो रही है, काफी समय पहले से ये चीजें हो रही है। तो देखिए, अब जो चट्टान जहां से पानी निकला वहां से चट्टान टूटी और चट्टान के टुकड़े हो गए और वो टुकड़े पानी के साथ बहकर बहते हुए काफी सालों से, एक दिन में नहीं, काफी सालों से बहते हुए पानी के साथ आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और घाटियों तक पहुंच गए हैं, मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच गए हैं। और अंत में आप क्या देखते हैं कि वो जो एक पत्थर का टुकड़ा जो नुकीला हुआ करता था अब वो गोल हो गया। यानी कि उसने पूरा संघर्ष किया है उस पानी के साथ और आज वो घिस घिस कर इतना ज्यादा कोमल, मुलायम और गोल बन गया है। तो देखिए, क्या यहाँ पर लिखा है, बिल्कुल इसी तरह की बातें हैं कि ठीक उसी तरह उस टुकड़े की तरह, वो पत्थर का टुकड़ा, यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी खुद ही बताते हैं कि अगर तुम उसे आंखों से देखो, यानी कि हाथ में उठाओ, आंखों से देखो और कान से ध्यान पूर्वक सुनो। देखिए, अब वो मुंह से तो बोलेगा नहीं, दिमाग तो आपने अपना चलाना है, खोज तो आपने खुद से करनी है कि वो कानों से सुनो तो तुम उसी के मुंह से कहानी सुन सकती हो कि वह तुमसे कहेगा एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजर चुके हैं, एक टाइम ऐसा था जिसको शायद बहुत साल यानी कि सदियां बीत गई हैं, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने भी थे क्योंकि वो टुकड़ा था, और जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो, शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा और तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी छोटी घाटियों तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे छोटे से दरिया में पहुंचा दिया और इस छोटे से दरिया से वह बड़े बड़े दरिया में पहुंचा और इस बीच वह दरिया के पैंदे में लुढ़कता रहा, यानी कि दरिया नदी जैसे बहती रही, वो खुद भी उस पैंदे में लुढ़कता रहा और उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो अभी तुम्हारे सामने है। तो देखिए, दुनिया में, संसार में
हर एक चीज एक अलग गाथा गाती है, एक अलग कहानी बताती है। बस जरूरत है आपको उसको पढ़ने की, आपको समझने की। तो देखिए कितनी ज्यादा सुंदर बताई है यहाँ पर बातें। किसी वजह से दरिया ने उसे छोड़ दिया। अब देखिए क्योंकि किसी तरह से जो दरिया था उसने उस पत्थर को छोड़ दिया, और अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता। आपने देखा होगा समुद्र के किनारे कभी भी बड़े पत्थर नहीं होते हैं, समुद्र के किनारे कभी भी बड़े पत्थर नहीं होते। और दूसरी चीज आपने देखी होगी कि जितना आप पहाड़ों की तरफ जाएंगे, जितना आप पहाड़ों पर आगे बढ़ेंगे, उतना आप वहां की नदियों को देखेंगे तो इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उन नदियों में इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं कि अगर उनमें जो अगर कोई इंसान उनके अंदर अगर फंस जाता है तो वो दिखाई भी नहीं देता है। और धीरे 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 जब वही नदियां मैदानी क्षेत्रों में बहने लगती है तो उन पत्थर के टुकड़ों का जो आकार होता है वो ज्यादा से ज्यादा इतना बड़ा, यानी इतना बड़ा तक रहता है, वो बहुत बड़े नहीं होते। और फिर धीरे 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 जब वो समुद्र तक पहुंचता है तो उसके बाद आपने देखा होगा समुद्र के किनारे हमेशा रेतीला होता है, कभी भी वहां पत्थर आपको नहीं मिलेंगे, रेत हमेशा मिलेगी समुद्र के किनारे। तो उन्होंने कहा कि आज तो तुमने इसे उठा लिया, तुम इसे पा गई, लेकिन अगर तुम इसे नहीं पाती और ये उस दरिया के साथ बहता रहता तो ये छोटा होते 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 एक जर्रा बन जाता, बालू का जर्रा बन जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से मिल जाता, जहां एक सुंदर सा बालू का किनारा बन जाता है जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं और बालू के घरोंदे बनाते हैं। एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से जो हमारे चारों तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है। वो कह रहे हैं कि जब एक छोटा सा बालू, एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा तुम्हें संसार के बारे में इतनी बड़ी बात बता सकता है, इतना बड़ा ज्ञान दे सकता है, तो हमारे आसपास तो इतने सारे पेड़ पौधे हैं, इतनी सारी चीजें हैं जो हमें बता सकती हैं इस संसार के बारे में, इस दुनिया के बारे में। तो हम कितने ज्यादा विद्वान हो जाएंगे अगर हम एक एक चीज को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो देखिए चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही सुंदर पाठ है, बहुत ही प्यारा सा पाठ है। अब यहाँ पर लेखक के बारे में यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बताया है कि उनके जन्म के बारे में, उनका एक तरह से जीवन परिचय कह सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 1889 में हुआ था और मृत्यु 27 मई 1964 में। आजाद भारत के ये प्रथम प्रधानमंत्री थे, इस बात को याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, यानी कि जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद हमारे देश में जो पहले प्रधानमंत्री बने वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। और बच्चों के से उन्हें बेहद लगाव था, वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी तो तब नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी थी और इनमें बताया था कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई। जैसे आप देख सकते हैं मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा और पहचाना। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने और समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती है। बहुत ही सुंदर चिट्ठियां हैं और ये क्या करती है, जिज्ञासा जगाती है बच्चों के अंदर कि हमारे आसपास की चीजें जो हैं वो क्यों है, कैसे है, कब से है। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित हैं। संसार एक पुस्तक है, इसी पुस्तक से संभार लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। यानी कि जो भी आप ये हिंदी ट्रांसलेट देख रहे हैं ये मुंशी प्रेमचंद ने किया है और ये सारे लेटर उन्होंने अपनी पुत्री को अंग्रेजी में लिखे थे। तो इस तरह से चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, अच्छे से पढ़ लिया है। अब यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न हैं जो आपके पाठ्य पुस्तिका से लिए गए हैं। अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो मुझे लगता है
कि ये प्रश्न आपके लिए टफ नहीं होंगे, कठिन नहीं होंगे। तो पहला प्रश्न है, देखिए, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? कौन है प्रकृति के अक्षर? अभी अभी हमने यहां पर बताया था। लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? देखिए, लेखक ने प्रकृति के अक्षर कहा है जो हमारे आसपास की चीजें हैं। जो भी हमारे आसपास की चीजें हैं वो प्रकृति के अक्षर हैं। इन्हें हम जोड़ जोड़ कर पढ़ेंगे। जैसे अगर आपके पास एक छोटा सा पत्थर का कण है, अभी देखिए हमने पत्थर के कण के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ा, तो उसको वो जब हमने उठाया तो देखिए उससे हमें क्या पता चला कि कैसे एक पूरे बड़े पत्थर से एक रेत बनने की पूरी प्रक्रिया हमें पता चल गई। और दूसरा देखिए, अब दूसरा प्रश्न है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? आग का धधकता हुआ गोला थी, उसके बाद बारिश हुई, पानी यहाँ पर पड़ा, कई वर्षों तक वर्षा होती रही, ठंडी हुई, और इस तरह से यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं था, केवल एक तरह से जानवर ही थे। तो इस तरह से आप चैप्टर को घर पर रिवाइज करके इन सभी के उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, दुनिया का पुराना हाल किन चीजों से जाना जाता है? दुनिया का पुराना हाल यहाँ पर जो उपस्थित दुनिया की किताबें हैं, जैसे पहाड़, नदियां, पेड़ पौधे, मिट्टी, झरने, इन सभी से जाना जाता है। प्रश्न अगला है, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? तो अभी अभी हमने पूरी कहानी पढ़ी है गोल चमकीले रोड़े की। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया आगे ले जाता तो क्या होता? तो अब भी अभी क्लियर किया है कि अगर गोल चमकीला रोड़ा आप हाथ में नहीं लेते, दरिया उसे आगे लेकर जाता, तो वो क्या होता? धीरे 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 और छोटा होता जाता, और अंत में जब वो दूसरे दरिया से तीसरे दरिया में जाता, तीसरे दरिया से चौथे दरिया में जाता, और फिर वो सीधे समुद्र में जाता और रेत के रूप में अपने भाइयों से जाकर वहां मिल जाता। अगला प्रश्न है, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई। उन्होंने क्या बताया है? पाठ के आधार पर लिखो। तो पाठ को पढ़ लिया है और नेहरू जी ने पूरा चैप्टर यहाँ पर क्लियर की है कि दुनिया की शुरुआत कैसे हुई। तो इसको एक बार घर पर पढ़िए और इन सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए, इनका उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत होती है तो नेक्स्ट सेशन में जरूर पूछ लें। इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।